साथियों नमस्कार। आज की वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने साथी मित्रों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सैनिक जो लो मेडिकल कैटेगरी हैं उनके लिए साल 2025 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल होने वाला है। साल 2025 में बहुत कुछ वो गवा भी सकते हैं और बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट 8th सेंट्रल पे कमीशन से संबंधित मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो शुरुआत करते हैं पहले 8th सेंट्रल पे कमीशन की। जैसा कि आप सबको पता है, सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है और पे कमीशन की सिफारिशों के बाद सरकार उन सिफारिशों को लागू करेगी 1 जनवरी 2026 से। और पे कमीशन के माध्यम से हर 10 साल के बाद सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन का रिवीजन किया जाता है। इस बार भी वही परंपरा जारी है और पे कमीशन के माध्यम से ही 1 जनवरी 2026 से देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन होना है। उसके लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अब कई प्रकार के सुझाव मांगे जा रहे हैं, कई प्रकार की मांगे रखी जा रही हैं और पे कमीशन इन सभी सुझावों को, इन सभी मांगों को कितना तवज्जो देता है और कौन कौन सी मांगों को स्वीकार करता है अपनी सिफारिशों में शामिल करने के लिए, ये तो जब उसकी रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि 1 जनवरी 2026 से जो सैलरी का रिवीजन होना है वो पे कमीशन के माध्यम से अगले साल होती हुई नजर आएगी। अभी जो पे मिल रही है, पेंशन मिल रही है, वो 7th सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार मिल रही है और 7th सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए थी। अब 8th सेंट्रल पे कमीशन में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 ही करें जो कि 7th सेंट्रल पे कमीशन में रखा गया था, तो एक अच्छा खासा उछाल बेसिक पे में देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे भाई इसमें एलएमसी का क्या लेना देना। जी हां दोस्तों, मुद्दा तो यही है कि एलएमसी के लिए साल 2025 क्यों इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 जनवरी 2026 से बेसिक पे का रिवीजन होना है और अगर आप लो मेडिकल कैटेगरी परमानेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक खतरे की घंटी है, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि अगर आपके यूनिट कमांडर ने आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया और आपकी डिस्चार्ज डेट 2025 में कभी भी आई तो आपको फाइनेंशियली तौर पर बहुत लॉस होगा, क्योंकि आप 1 जनवरी 2026 को सर्विस में नहीं होंगे और सर्विस में ना होने के कारण आपका जो रिवीजन होगा वो बेसिक पे का नहीं होगा, वो रिवीजन होगा बेसिक पेंशन का। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर बेसिक पे में रिवीजन होता है तो बेनिफिट क्या है, आपकी तमाम ग्रॉस सैलरी में इजाफा होगा, क्योंकि कई अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो बेसिक पे के आधार पर मिलते हैं। उसके बाद पेंशनरी बेनिफिट की बात की जाए तो ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट इत्यादि, इनके ऊपर भी बेसिक पे के आधार पर कैलकुलेशन की जाती है और बाद में किसी भी प्रकार की पेंशन आप प्राप्त कर रहे हैं वो भी बेसिक पे के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो ओवरऑल अगर साल 2025 में आप कभी भी डिस्चार्ज जाते हैं तो फाइनेंशियली तौर पर आपको लॉस बहुत होगा। तो जो लोग एलएमसी कैटेगरी में हैं, लो मेडिकल कैटेगरी में, और अगर विचार बना रहे हैं अनविलिंग करके जाने की, तो वो साल 2025 तक रुक जाएं, साल 2026 में अपने प्लान को पोस्टपोन करें ताकि पे कमीशन का बेनिफिट उनको मिले। मान लीजिए
साल 2026 में मार्च तक आप डिस्चार्ज चले जाते हैं और पे कमीशन उस डेट तक लागू नहीं हो पाता, तो भी आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि जब भी पे कमीशन लागू होगा उसका एरियर यानी बैक डेट से लागू होगा 1 जनवरी 2026 से उसका एरियर का भुगतान किया जाएगा। 7th पे कमीशन में भी ऐसा देखने को मिला था कि जो डेट थी 1 जनवरी 2016 से लागू होना था, लेकिन कई पेंशनर चले गए थे, कई कर्मचारी डिस्चार्ज चले गए थे, उनको जो पे कमीशन का बेनिफिट है वो नहीं मिल पाया था। लेकिन बाद में जब पे कमीशन लागू हुआ तो पूरा एरियर उनको मिला। इसलिए अगर आप अनविलिंग करके या प्रीमेच्योर जाने का विचार बना रहे हैं साल 2025 में, तो उस चीज को अभी पोस्टपोन कर दें। गलती से अगर आपकी डेट 2025 में आ गई रिटायरमेंट की या डिस्चार्ज की, तो काफी फाइनेंशियल लॉस आपको हो सकता है। अब दोस्तों, लो मेडिकल कैटेगरी बंदों की बात हो रही है, तो रिटेंशन कम इंपेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड की बात भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक ये नई चीज जुड़ी है। एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 आने के बाद जो भी बंदा 2 साइकिल या लगातार 4 साल तक लो मेडिकल कैटेगरी में है, उसको एलएमसी फॉर लाइफ डिक्लेयर किया जाएगा। और एक बार एलएमसी फॉर लाइफ डिक्लेयर हो गए, फिर उसको रिटेंशन कम इंपेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड से गुजरना होगा, जिसके बाद कंपिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद यह डिसाइड किया जाएगा कि आपको इनवैलिडेट आउट फ्रॉम सर्विस करना है इनवैलिड मेडिकल बोर्ड के थ्रू, या फिर सर्विस में रिटेन करना है रिटेंशन इन सर्विस ऑर्डर जारी करके। RIAB यानी रिटेंशन कम इंपेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी डिसेबिलिटी क्या और किसी प्रकार का अगर डिसेबिलिटी कंपेंसेशन देना है, उस चीज का जो एनालाइज किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा, और लगभग RIAB बोर्ड में जो डिसाइड किया जाएगा वो फाइनलाइज ही माना जाएगा। इनिशियल क्लेम के रूप में अगर आपकी डिसेबिलिटी 20% फॉर लाइफ है, एट्रीब्यूटेबल टू है, एग्रावेटेड टू है, तो कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ ऑफर की जाएगी। उसको अगर आप फॉरगो कर देते हैं, तो जब आप रिटायर या डिस्चार्ज जाएंगे उस वक्त डिसेबिलिटी 20% और एट्रीब्यूटेबल टू, एग्रावेटेड टू और फॉर लाइफ है, तो आपको इंपेयरमेंट रिलीफ मंथली कंपेंसेशन के रूप में दिया जाएगा अगेंस्ट योर डिसेबिलिटी। शर्त है कि उस डिसेबिलिटी के लिए आपको इनिशियल शुरुआत में कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ ऑफर की गई हो तभी। दोस्तों, टॉपिक बहुत बड़ा है, क्योंकि एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 के अंतर्गत काफी चीजें बदली गई हैं। गहराई से समझने के लिए अपनी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिड पेंशन, IMB, RMB, शेल्टर अपॉइंटमेंट, विलिंग, अनविलिंग, इन सब से संबंधित जानकारी के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर कंसल्टेशन फीस हम चार्ज करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।